करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आज बात होगी ग्वालियर की, क्योंकि यहां की मुख्य सीट सदर पर सत्ता का संग्राम है। तो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव हुए नहीं। ये सीटें 2 विधायकों के निधन और 22 विधायकों के कांग्रेस से बगावत करने के बाद खाली हुई है। 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती है, जो ज्योतिराज सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। जहां उपचुनाव होने हैं उसमें ग्वालियर सदर भी शामिल है, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रद्युमन सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। इस सीट पर तोमर की बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन कांग्रेस उनसे बदला लेने के लिए किस धुरंधर को मैदान में उतारेगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस सीट की क्या कहानी है, पलड़ा किसका भारी है, इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देखते हैं हमारी एक छोटी सी। मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। इसमें ग्वालियर की सदर सीट भी शामिल है। यह 2018 के चुनावी दंगल में प्रद्युमन सिंह तोमर ने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,000 मतों के अंतर से हराया था और इन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री पद मिला था। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कई सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों की राह पर चलते हुए अपना भी इस्तीफा दे दिया। खैर, अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ प्रद्युमन सिंह तोमर का ही बीजेपी से चुनाव लड़ना तय है, जबकि कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। करीब 2,80,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर किसी एक पार्टी का बोलबाला नहीं रहा है। 1998 और 2003 में यहाँ बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर लगातार 2 बार चुनाव जीते थे। वहीं 2008 में कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह तोमर ने बाजी मारी थी, जबकि 2013 में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह तोमर को हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं का बोलबाला है। बात इस विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की करें तो इनकी कमी नहीं है। जैसी मिल, ग्रेसिम, सिमको, स्टील फाउंड्री, ग्वालियर जैसी बड़ी फैक्ट्रियों के एक लगातार बंद होने से कभी समृद्धिशाली रहा ये क्षेत्र लगातार पिछड़ गया। यहाँ के लोगों के सामने बेहतर रोजगार आज भी एक समस्या है। ज्यादातर लोग छोटे काम धंधों के बलबूते अपना और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं पानी की समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो अब देखते हैं ग्वालियर के सदर सीट पर कौन बाजी मारता है और किसे निराशा हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ग्वालियर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में कौन दल मजबूत स्थिति में है, यहाँ के मौजूदा राजनीतिक समीकरण क्या है, जनता क्या सोच रही है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टेट हेड अनिल सिंह कुशवाहा है। साथ में ग्वालियर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं हमारे विनोद शर्मा जी, वो भी हमारे साथ। इसके साथ ही बात होगी इस क्षेत्र के कांग्रेस के, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी। पहले अनिल आपसे ही, आप भी बहुत अच्छे से ग्वालियर सदर सीट को जानते हैं, आपको क्या लग रहा है जनता के बीच में इस तरह से 15 महीने में इस्तीफा देके चले जाना, महर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताना ठीक है, लेकिन जनता ने आपको 5 साल के लिए जिताया था। ऐसी स्थिति में बीजेपी से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको साथ देंगे नहीं देंगे, जनता क्या सोचेगी, क्या लगता है पहले इस पे, फिर कांग्रेस से कौन होगा कौन नहीं होगा, ये बात की बात। देखिए, जनता के पीछे ये बहस का विषय तो है और जनता की राय इस पर क्या आती है स्वाभाविक है, मतदान पता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता वाली बात बीजेपी के लिए हो सकती है, एक दल से दूसरे दल में नेताओं का आना उपचुनाव या चुनाव से पहले होता रहा है और इस बार जो स्थितियां बनी हैं वो निश्चित तौर पर ये आम चुनाव की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उपचुनाव से कभी सरकारें तय नहीं होती, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव बिल्कुल आम चुनाव की तरह, उससे बल्कि ज्यादा प्रतिष्ठित सरकार बननी बिगड़नी इसी चुनाव से होना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मिलन नहीं हो पाया। बीजेपी जो कांग्रेस छोड़कर जो नेता बीजेपी में आए हैं, बीजेपी अपने उन जो पुराने नेताओं से या पुराने जो कार्यकर्ताओं से उनका जो एक मिलन कराया जाता वो अब तक नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण कोरोना या तमाम जो स्थितियां रही हैं, इस कारण अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि क्या स्वीकार्यता इन नेताओं को कार्यकर्ताओं के बीच में मिल गई है, क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदिता ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा रही है। चुनाव में किस तरीके से किस लेवल पर जाकर एक दूसरे के दलों के कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाता रहा है, तो उसको लेकर ये स्थितियां रही कि दूरियां नेताओं कार्यकर्ताओं बढ़ती रही हैं।
अब बीजेपी को ये दूरियां घटानी पड़ेंगी। अगर वो घटा लेते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी होता दिखेगा, और नहीं घटा पाते तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जहां तक बात करें सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र की, तो सिंधिया का गढ़ रहा है ग्वालियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए अब एक चैलेंज ये है कि उस गुट से निकलकर कांग्रेस को अपना एक विस्तार करने का मौका इस दौरान मिल रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर सकते हैं एक छत्रछाया से हटकर। तो ये चुनाव इसलिए कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से भी। जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि महल में कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में महल आए। हाँ बिल्कुल यही रहा है कि महल की मर्जी तो दूर हो गई, लेकिन छटपटाहट के इस बीच में क्या बीजेपी मतलब कांग्रेस जीतने की स्थिति में भी आ सकती है? देखिए, जनता के नब्ज को कुछ नहीं कह सकते कि जनता वहां ग्वालियर चंबल की जनता इस बात को बड़ा गंभीरता से लेती है, और अगर दोनों दलों ने अपनी रणनीतियां ठीक बना ली तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और तीसरा फैक्टर जो बसपा का आ रहा है, बसपा आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती ये किसी भी स्टेट में, लेकिन यहां उपचुनाव वो लड़ने जा रही है। एक नहीं, सभी 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, और ये कैलकुलेशन सदर में भी बसपा तीसरे पे थी। हाँ, तीसरे पर थी, और उस बेल्ट में तो बसपा का प्रभाव है। आपने देखा जो आम चुनाव हुए थे उसमें पड़ोसी जिले में ही एक सीट, जो शहर की सीट है, वो बसपा जीतने में सफल भी रही थी। एक वोट बैंक है उसका, तो ये कैलकुलेशन में ध्यान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को अपना संगठन जो एक गैप आया है उसको मजबूती से भरना पड़ेगा और तेजी से बढ़ना पड़ेगा। और बीजेपी को जो कांग्रेस के जो आए हैं, प्रद्युम्न तोमर हों या उनके समर्थक हों या सिंधिया के समर्थक हों, उनको हजम करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को इनके बीच में मेल मिलाप कराना पड़ेगा, और उनको एक तरीके से भाजपा को पूरी तरीके से स्वीकारना पड़ेगा, जिसकी कमी अभी फिलहाल दिख रही है। जी, चलिए इसमें पूछ लेते हैं विनोद जी से अनिल कि आखिर बसपा लड़ेगी तो किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, और वर्तमान में प्रद्युम्न जी का मंत्री पद त्याग देना, विधायक भी त्याग दिया उन्होंने, इसका जनता पे विपरीत असर पड़ा है कि अनुकूल असर पड़ा है? जी विनोद जी, आपने सवाल सुन लिया होगा। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने पूछा कि बसपा अगर लड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जो फायदा है वो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि जो दलित वोट है वो कांग्रेस की एक वोट बैंक माना जाता है, और ऐसे में बसपा प्रत्याशी खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं इनको डैमेज करेगा कांग्रेस को। प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक अपने आप में अलग छवि है ग्वालियर में, और वो जब तक 1.5 साल तक मंत्री रहे तब तक लोगों ने उनको मंत्री नहीं समझा। वो लगातार नालों में उतरते रहे, साफ सफाई करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, और अब मंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया और आज अब लोगों के बीच में वो जाएंगे। और ये जो अनिल जी ने कहा था कि अभी तक बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप नहीं कराया, कोई इस तरह का कार्यक्रम हमको नजर नहीं आया कि जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके साथ मौजूद हों। हो सकता है अकेले में उन्होंने मेल मुलाकात की हो, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ, और इसके पीछे लॉकडाउन और कोरोना एक बात हो सकती है। साथ ही जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है उनको बीजेपी से चुनाव लड़ने में 2 तरह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक तो कांग्रेस के लोगों से ही चुनाव लड़ना है, दूसरा बीजेपी के जो अंदर के जो लोग हैं उनसे भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो अभी भी कांग्रेस में हैं, और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 2 नाव में सवार हैं। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें चले जाएंगे, और बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी में आ जाएंगे, यानी कांग्रेस में तो वो पहले से है ही। इस तरह के कई जो इस्तीफे भी कांग्रेस के पास आए हैं, तो जो उनके व्यक्तिगत समर्थक लोग थे वो जरूर उनके साथ आ गए, लेकिन अभी तक वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कहलाए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, पूरी तरीके से बीजेपी की नीति और रीति को उन्होंने अपनाया नहीं है। वो सिंधिया समर्थक कहलाते हैं या फिर प्रद्युम्न सिंह समर्थक कहलाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक टीम प्रद्युम्न सिंह के पास है, वो एक टीम उनके लिए एक कारगर साबित हो सकती है, और कांग्रेस भी इस सीट पर, कम से कम इस सीट पर ऐसा प्रत्याशी लाना चाह रही है जो बड़ी टक्कर दे, और ना टक्कर दे बल्कि उसमें जीत दर्ज कर सके, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। इसमें जो सुनील शर्मा है, एक ऐसा नाम है जो लगातार 2 बार, यानी 2013 में और 2018 में सिंधिया से इसी बात पर उनका
विवाद होता रहता था कि वो लगातार प्रद्युम्न को यहां से टिकट देते रहे हैं और उनको टिकट क्यों नहीं दिया। इस बार उनको मना लिया गया था तमाम पदों का लालच देकर, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, जबकि सिंधिया समर्थक थे और उनको कांग्रेस वहां से उतार सकती है। और दूसरा बड़ा नाम है अशोक शर्मा का, क्योंकि अशोक शर्मा काफी पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं इस इलाके के, और उनने पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं और इसके अलावा मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उन पर भी कांग्रेस उतार सकती है। और तीसरा बड़ा नाम है संत कृपाल सिंह। जो संत कृपाल सिंह है, क्षत्रिय समाज में उनकी बड़ी पकड़ है, तो अगर क्षत्रिय समाज के गणित से अगर उतारा जाता है तो संत कृपाल सिंह उतारा जाता है तो प्रद्युम्न सिंह के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और जो देखने में अभी जो स्थिति आ रही है कि दोनों ही दल के लोग वो अपने अपने तरीके से लोगों को बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको बता रहे हैं। अभी से भले ही चुनाव प्रचार शुरू ना हुआ हो, लेकिन जो कोरोना में जिस तरह से लोगों की मदद करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो देखने को मिल रहा है। आज भी प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि वो आज लोगों के बीच में है और चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जीत हार उनके साथ बनी रहेगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि चुनाव आखिर चुनाव होता है, जीतने वाला ही सदर कहलाता है और हारने वाला हार जाता है, वो 5 साल के लिए चला जाता है। ऐसे में अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर को भाजपा पूरी तरीके से सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें विजय जरूर मिल पाएगी, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं हुआ तो बड़ा एक परेशानी खड़ी हो सकती है उनके सामने, और इसके लिए उन्हें रणनीति बनानी होगी। सिंधिया जी का भी एक भी दौरा नहीं हुआ अभी तक ग्वालियर में, जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, तो ये पता लग सके कि सिंधिया के समर्थन में आखिर कौन कौन है। रेलवे स्टेशन पर जब उनका ट्रेन रुकती है तो स्टेशन पर जयकारों के नारे और फूलमालाओं से लोग खड़े रहते हैं। विनोद जयभान सिंह पवैया कितना साथ देंगे, एक, और दूसरा सदर में किस जाति का नंबर 1 पे बोलबाला है, किसका नंबर 2 पे बोलबाला है, मैंने संख्या में। देखिए, जयवंत सिंह पवैया की और प्रद्युम्न सिंह तोमर की कभी एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, क्योंकि राजनीतिक जो वार होते थे वो लगातार दोनों के बीच में होते रहते थे। महल पर जब हमला बोलते थे जयवंत सिंह पवैया तो प्रद्युम्न सिंह तोमर उस पर आकर बचाव करते थे। और अब कई ऐसे आयोजन आपको रोकेंगे थोड़ा सा, हमारे साथ विनोद प्रद्युम्न सिंह तोमर जी खुद जुड़ गए हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता होंगे, पूर्व मंत्री जी हैं। प्रद्युम्न जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तैयारी चल रही चुनाव की? देखिए, अभी तो चुनाव से पहले हमें कोरोना वायरस एक महामारी से जो पूरा विश्व जूझ रहा है जी, उसके लिए आम जनों का कैसे बचाव हो जी, उनके साथ हम लोग कैसे खड़े रहें जी, उन जिन लोगों ने हमें पहचान दी जी, संकट के समय में उनके साथ खड़ा रहना नितांत आवश्यक है जी। तो पहले तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ जी। जब इससे हम थोड़ा सा फ्री होंगे जी तो फिर चुनाव के बारे में सोचेंगे। जब हम रहेंगे जी तो चुनाव होगा, सब लोग रहेंगे तभी तो चुनाव होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने तोमर जी। लेकिन चूंकि एक हमने आज छोटा सा एनालिसिस करना सोचा था, हमारे विनोद जी भी हैं, हमारे साथ अनिल सिंह जी भी हैं, ये बात उठ के आ रही है कि बीजेपी का वहाँ कैडर वोटर है जो आपके साथ है, आपके अपने मतदाता खुद हैं आपके साथ में, लेकिन थोड़ा सा जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे हैं उनका समर्थन आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये हमारी चिंता का विषय है। दूसरा, जिस पानी की समस्या को लेकर के आपने जबरदस्त आवाज उठाई थी, 15 महीने बाद भी वो पानी की समस्या बनी हुई है, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं आदरणीय त्रिपाठी जी आपसे कहूँ जी, आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, और मुझे ये विश्वास है कि पार्टी जो निर्णय लेगी हम सब उस निर्णय का पालन करेंगे। जी। रही पानी की समस्या, जी, जो समस्या 100% थी, जी, आज आप ग्वालियर में देखेंगे तो लोगों को उस समस्या से कुछ निजात मिली है, गंदे पानी से निजात मिली है। जी। और अभी इतनी तेजी से काम शहर में हो रहा है, जी, लाइनें खुद ही पड़ी हुई हैं, जी, लाइनें टल रही हैं, जॉइंट हो रहे हैं, जी, टंकियों से पानी सप्लाई करने की कोशिश तेज हो रही है, जी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। जी, जी। और इस समय जी के बाद आप देखेंगे कि ग्वालियर भी जी एक बड़े गांव से निजात पाकर के बड़े महानगर के रूप में बदलेगा। चलिए, इस आधार पे आप जनता के बीच में जाएंगे। सुनील शर्मा जी भी हैं जो हमारे कांग्रेस के लगभग प्रत्याशी तय हो चुके हैं। सुनील जी, प्रद्युम्न जी की बात सुनी होगी,
आदरणीय प्रणाम कर रहा हूँ, सभी को प्रणाम। बताइए। जी, अब आप क्या प्रद्युमन जी बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, 15 महीने में जो काम हुआ है उसी को लेकर, और सारे बीजेपी एक साथ है, पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि कांग्रेस की नजर इस बात को है कि प्रद्युमन तोमर जी को बीजेपी के जो जयभान सिंह पवैया जी के समर्थक हैं वो साथ देंगे नहीं देंगे। मुझे लगता है जैसा वो कह रहे हैं साथ देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो इनका इंटरनल मामला है जी कि क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी जी, लेकिन चूंकि दल बदल होता है जी तो इसको एक जनता अच्छी चीज नहीं मानती। जी और रही बात विकास की, जो बात मेरे साथी कर रहे हैं, जी तो विकास तो कमलनाथ जी की सरकार का है। जी, वो अपना कुछ अब आगे भविष्य में कुछ करें जी, तो फिर उसकी बात करें। तो वो तो कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार का विकास है। जी। नहीं, मैंने उनसे सवाल किया था कि पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया था। नहीं, पानी की समस्या आज भी है। आज पूर्व में भी विधायक रहे हैं, जो भी रहे हैं जी लेकिन मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी कि आज भी लोग आज सड़कों पर परेशान हो रहे हैं। जी बड़ी स्थिति दुखद है जी और गंदे पानी की शिकायत भी लगातार जी वहाँ आ रही है। जी। ये सब आपके भी संज्ञान में है, सबके संज्ञान में है। जी। सुनील जी, एक तरफ प्रद्युमन जी के साथ कैडर बोस पार्टी के कार्यकर्ता जो बीजेपी का है, दूसरे साथ वहां सिंधिया जी का अच्छा खासा प्रभाव है, उनका बरद हस्त माने सिंधिया जी उनके साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस किस बेस पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस सत्यता के आधार पर चुनाव लड़ेगी, काम के दम पे चुनाव लड़ेगी। जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो सस्ती बिजली उपलब्ध कराई, जनता की भलाई के लिए जो भी सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जी, और वो कांग्रेस पार्टी की जो है जनता जानती है। जी जिस प्रकार से किसानों के ऋण माफ करने की बात रही हो, चाहे मजदूरों के विकास की बात रही हो, आज बिजली के बिल आप देखिए, अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं जी आज कोरोना की महामारी से जनता जूझ रही है जी और आज इस तरीके से अनाप शनाप बिल देकर जनता को त्रस्त किया जा रहा है। जी मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मानवीय आधार पर आप तत्काल पानी और बिजली के बिल सभी के माफ करें। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज कोरोना की महामारी से आम जन के सामने खाद्यान्न का संकट उपलब्ध हो गया है। आज जन जन परेशान है, जी तो वो भी मानवीय आधार पर सभी को राशन उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपका प्रयास सही है जो होना चाहिए, लेकिन जो आपने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, अन्य जो वादा आपने किए थे, कमलनाथ ने चुनाव के पूर्व में किए थे कि हम ये पूरा करेंगे, उन्हीं वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण किसानों कर्ज माफी, अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण, इन सबसे आहत होकर के ही सिंधिया जी ने और प्रद्युमन तोमर जी ने कांग्रेस छोड़ी। नहीं, ये तो देखिए जनता है, सब समझ रही है जी कि क्या कारण रहे क्या नहीं कारण रहे। जी, कर्ज माफी की यही मेरे साथी कल तक कहा करते थे कि कांग्रेस कांग्रेस शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, लेकिन पार्टी छोड़ने के क्या कारण रहे क्या नहीं है जनता सब समझ रही है और जनता इसका माकूल जवाब चुनाव में देगी। चलिए, चलते चलते प्रद्युमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी की बातों पे? देखिए, सुनील जी बहुत सम्मानीय साथी हैं जी, और वो उन्होंने सिंधिया जी के सानिध्य में जी अपने आप को राजनीति में इतना बड़ा स्थापित किया है जी, और जो आज वो खुद भी महसूस करते होंगे जी कि जो कुछ भी है उसमें कांग्रेस के साथ साथ सिंधिया परिवार का उनके हाथ रहा। जी। और सिंधिया परिवार हमेशा क्षेत्र के विकास में विश्वास किया है। उन्होंने सिंधिया परिवार ने हमेशा लोगों के सम्मान के लिए काम किया है। जी, जब जनता का अपमान हुआ तो एक उदाहरण देख लीजिए, अतिथि शिक्षकों को सम्मिलन के मुद्दे पर उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि सबूरी करो, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी संघर्ष करूंगा सड़कों पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो आंदोलन करती या नहीं करती,
परंतु जनता की आवाज को किसने बुलंद किया? श्रीमंत सिंधिया जी ने। और उन्होंने उसको बुलंद करके क्या कहा? मैं आपके साथ हूं। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि सड़कों पर उतर जाओ। जी बिल्कुल। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक वरिष्ठ नेता जो इस कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने ठुकरा दिया? सरकार बनाने में सिंधिया जी का योगदान था, उस योगदान को भूल गए, कार्यकर्ताओं के योगदान को भूल गए, सिर्फ अपने हित के लिए पार्टी को बलिदान कर दिया। और आज वो कार्यकर्ता घूम रहा है और इन्होंने 15 महीने के अंदर तोमर जी समय कम है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है कि नहीं किया? 50% जो बोलते हैं। मेरा तो ये कहना है जी, 10 दिन में कर्जा माफ का वायदा जी, आप बताइए किया था कि नहीं किया था? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं कि उन्होंने। आप बता दीजिए सब। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं तो एक पार्टी हूँ जी, मैं तो सारे न्यूज चैनल जी, प्रिंट मीडिया को जी, कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने कहा था कि सरकार बनते ही जी, 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। जी, तो आज क्या कारण है कि वो किसान कर्जे के लिए 15 महीने बाद ही जी, ठोकर खा रहा है? मतलब माफ नहीं किया उनने आपके सामने। जी, सुनील जी नहीं माफ किया, ये मुद्दा सामने आएगा आपके। देखिए आदरणीय मेरे साथी जो बोल रहे हैं जी, कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं जी, कि लगातार कमलनाथ जी की सरकार किसान ऋण माफी की तरफ लगातार प्रयास कर रही थी और किए भी हैं। जी, लेकिन आज इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना, कल तक मेरे भाई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासन की तारीफ के पुल बांधा करते थे और आज मेरे भाई आलोचना करते हैं तो मन को तकलीफ होती है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जनता है, जनता सब जानती है। जनता है, जनता सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको, प्रद्युमन जी आपको, हमारी शुभकामनाएं भी आप दोनों लोगों को, स्वराज एक्सप्रेस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर अनिल जी, क्या आपको लगा दोनों प्रत्याशी, लगभग ये तय है दोनों प्रत्याशी, हो सकता है कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो जाए? लगभग तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के मामले में कोई वो नहीं है। इनका आपस का जो हुआ कि जो 22 हैं इनके और 2 ये मिला के सभी 22 को टिकट उन्हीं के क्षेत्रों से दिए जा रहे हैं। इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं किसी को। लेकिन और अगर बात करें प्रद्युम्न तोमर की केवल, तो ग्वालियर उनकी जो सीट है वो एक तरीके से बीजेपी की परंपरागत सीट है। 2 बार नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार जीतते रहे। प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाते कांग्रेस ने यहाँ 2 बार खाता खोला, 2008 में लगभग 2000 वोटों से। फिर जब कमबैक उन्होंने 2013 में तो हार गए थे, 2018 में किया तो लगभग 21,000 वोटों से कमबैक किया प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। यानी उनका खुद का एक जनाधार है। और बीजेपी का अगर पूरी तरह सपोर्ट मिल जाता तो कोई संशय मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस स्थिति को अब रणनीति बना के रखी हुई है। आपने देखा उस दिन 11 जिलाध्यक्षों को चेंज किया था। आज जो खबरें हैं कि 5 जिलों की कार्यकारिणियां भंग कर दी गई है। तो कांग्रेस उस गैप को, जिस गैप की बात कर रहा हूं, उस गैप को भरने की कोशिश करिए। और सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको कांग्रेस चाहती कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, ताकि यही रणनीति है जो ग्वालियर में अगर शिकस्त देने की स्थिति में होगी तो यही रणनीति रहेगी। चल विनोद जी, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, आखिर वहां ग्वालियर चंबल संभाग में जाति समीकरण का बहुत प्रभाव रहता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि बीएसपी के मतदाता माने जाते हैं कि कांग्रेस में, लेकिन हमारा जो सोच है कि बीएसपी के ज्यादातर मतदाता बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही नुकसान होगा, हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान होगा। और किस जाति के मतदाता ज्यादा हैं जिसपे कास्ट के आधार पे वो कैंडिडेट भारी पड़ेगा? संक्षेप में विनोद जी। देखिए, जो मतदाता हैं सबसे ज्यादा जो बसपा के हैं, और ये माना भी जाता है कि बसपा का अधिकतर जहां प्रत्याशी वो जरूर खड़े करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको
एक पैक्ट होगा उनका कांग्रेस के साथ, ऐसा हम लोगों को सुनने में मिला है। एक बात अब जो आपने शुरुआत में कही थी कि संजू सिंह कुशवाहा जीते थे भिंड में, और ये चूंकि वो भी बीजेपी छोड़कर आए थे और उसके बाद बसपा में वो आए थे और जीते थे, लेकिन वहां की स्थितियों में और ग्वालियर की स्थितियों में बड़ा विपरीत अंतर है। कई तरह के यहाँ पर अलग अलग मायने हैं, जातिगत मायने हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रियों की जो संख्या है वो 40,000 है, ब्राह्मणों की संख्या उनसे कम है, और जो अन्य जो समाज के लोग हैं वो कुछ हजार करके ऐसे हैं। तो बहुत ज्यादा जो बसपा का असर है वो कम से कम बीजेपी पे तो नहीं पड़ेगा और कांग्रेस पे उसका जरूर असर पड़ेगा, लेकिन ये जो चुनाव होगा ये महाभारत की तरह दिखाई देगा। दिन में तो सब लोग एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाए देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही शंख बजेगा रात का, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि जो विपक्ष में खड़े हैं और पक्ष में खड़े हैं, कभी वो एक साथ में भी हुआ करते थे, कभी उनके जो कार्यकर्ता थे वो एक साथ में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगा करते थे। तो ये इस तरह के जो माहौल है वो कम से कम ग्वालियर में देखने को मिलेगा, और चाहे वो सुनील शर्मा हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके बड़े अच्छे एक दूसरे से संबंध रहे हैं, और अब आमने सामने रहेंगे तो वो जो भाषा का उपयोग अक्सर होता है राजनीति में जब चुनाव लड़ते हैं, तो कम से कम वो ग्वालियर में देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से चुनाव एक होना चाहिए था शिष्टाचार के से, उसका भाव कुछ देखने को मिलेगा अगर इन दोनों प्रत्याशी, चूंकि प्रद्युम्न सिंह तो जिस तरह से जो है माना जा रहा है कि तय है, और कांग्रेस के लिए प्रत्याशी अगर सुनील शर्मा होते हैं तो ये देखने को मिलेगा। तो एक जो जाति जो समीकरण यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण को अगर खड़ा करते हैं कांग्रेस से तो काफी दिनों से जी। एक सवाल विनोद जी पूछे हो गया है बहुत। एक अनिल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मात्र 30 सेकंड में उत्तर देना है विनोद जी आपको। विनोद जी, पिछले चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट बड़ा मायने रखता था, अब क्या वहां माहौल है क्या कुछ ऐसा एंटी या जो? देखिए, पिछले चुनाव में एक बड़ा पूरा ये समीकरण था एट्रोसिटी एक्ट ने, और ये पवैया जी ने खुद कहा था जब चुनाव हारने के बाद कि इसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं, लेकिन अब ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। अभी जो जिस तरह से बीजेपी में जो प्रतिनिधित्व मिला है, ब्राह्मण जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, इसके अलावा अन्य जगह जो प्रतिनिधित्व मिला है, तो वो जो माहौल था उसको डैमेज जो हो गया था वो उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और कम से कम अब वो माहौल इसमें शामिल नहीं आएगा। अब वो माहौल दूर हो चुका है। अब जो माहौल रहेगा वो पार्टी बदलना, या फिर जो मुद्दे जो बातें और वादे किए गए थे कांग्रेस ने वो पूरे ना होना, या फिर बीजेपी के द्वारा किस तरह से नए सिरे से उनको वादे किए जाते हैं वो रहेंगे। तो यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव कुछ सीटों पर है तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा इसमें हावी रहेंगे। और जो ग्वालियर की जो उपनगर ग्वालियर, जिस तरह से ग्वालियर की जो स्थिति थी पानी को लेकर, अभी जैसा सुनील शर्मा ने कहा था कि वो पानी की समस्या अगर ठीक हुई है तो कांग्रेस ने की है, लेकिन ठीक तो उस व्यक्ति के द्वारा भी हुई है जो वहां पर विधायक था या उस इलाके से मंत्री था, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और कांग्रेस के अगर शासनकाल में ठीक हुई है तो उसका फायदा सुनील शर्मा को, यानी दोनों को कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। जी चलिए, दोनों को फायदा मिलेगा, एक को ही मिलेगा तभी तो रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका भी, अनिल आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उसने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी को जीत भले ही 2 सीटों पर हासिल हुई, लेकिन कई जगह पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। इसके अलावा बीएसपी ने कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ने का भी काम किया था। ऐसे में उपचुनाव की जंग कुछ सीटों पर त्रिकोणीय भी हो सकती है। हालांकि आज हमने जिस ग्वालियर सीट की बात की है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दिग्गज नेता युद्धेश सिंधिया के प्रभाव वाली है, और ये दोनों ही बीजेपी के खेमे के हैं। ऐसे में कांग्रेस को अगर जीत हासिल करनी है तो उसे न केवल कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि चेहरा भी ऐसा खोजना होगा जो बीजेपी को पटखनी दे सके। इसी के साथ जनता पार्टी ने इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ, नए विधानसभा सीट के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।